हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है इसके विषय में चर्चा करूंगी। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो इससे संबंधित अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। आज मैं आप लोगों से इसी को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में आगे आप लोगों से बात करूंगी। यदि हम गुप्ता एज को या गुप्ता पीरियड को द गोल्डन एज क्यों कहते हैं इसके विषय में बात करते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी कारण रहे थे, हम कह सकते हैं कि भारत में उस समय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति बहुत ही उन्नत रही थी, जिस कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे यदि हम और अधिक इसके विषय में चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि भारत में गुप्त काल के शासन के अधीन बौद्ध धर्म का काफी अधिक विकास हुआ था तथा मथुरा, गया, कौशाम्बी और सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र रहे थे तथा गुप्त काल में इन सभी ही स्थानों ने अपनी प्रमुख पहचान बनाई थी। गुप्त काल के समय ही प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना नालंदा में हुई थी। सांची के एक लेख में वर्णित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी आम्रक टुक को अपने प्रशासन में उच्च पद पे आसीन किया था, जिसने काकनादबार के महाविहार को काफी दिनार दान में दिया था। गुप्त काल में यदि हम आचार्यों की बात करें तो हम यह देखते हैं कि इस काल में प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य बसुबंध, असंग तथा दिंगनाग रहे थे। गुप्त काल में न सिर्फ बौद्ध धर्म बल्कि जैन धर्म का भी विकास हुआ था और यही कारण रहा था कि 313 ईस्वी में मथुरा में तथा 453 ईस्वी में बल्लभी में जैन सभाएं आयोजित की गई थी। गुप्त काल में महावीर तथा अन्य तीर्थंकर की मूर्तियों का निर्माण या उन्हें निर्मित किया गया था। कहोम अभिलेख से हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में मद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकर ऋषभ तथा ऋषभनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियों को स्थापित किया था। मथुरा अभिलेख से हमें पता चलता है कि कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में हरिस्वामिनी नाम की जैन अनुयायी महिला ने जैन मंदिरों को दान में काफी राशि दी थी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हरिस्वामिनी नाम की जैन अनुयायी महिला रही थी, उनके द्वारा भी काफी दान दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं गुप्त काल में जैन धर्म के विषय में, तो मगध से लेकर कलिंग तक, उदयगिरी, मथुरा, तमिलनाडु तक जैन धर्म प्रचारित और प्रसारित हुआ था। गुप्त काल में धार्मिक अनुष्ठानों में सूर्य पूजा को काफी महत्व दिया जाता था और यही कारण है कि सूर्योपासक लोगों के संप्रदाय का उदय गुप्त काल में हुआ था। मंदसौर शिलालेख के कुछ श्लोकों में सूर्य भगवान की स्तुति का वर्णन प्राप्त होता है। बुलंदशहर जिले के माडास्यात नाम के स्थान पर सूर्य मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के शासकों द्वारा वैष्णव धर्म को अपनाए जाने के बाद भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का परिचय देते हुए और इससे जनसाधारण की धार्मिक भावनाओं को कोई चोट नहीं पहुंचे, इसका ख्याल रखते हुए हम कह सकते हैं कि जितने भी धर्म थे उनको प्रचारित और प्रसारित होने का इस कारण से मौका मिला था। गुप्त काल की यह धार्मिक सहिष्णुता भारत के स्वर्ण काल की स्थिति को स्पष्ट करती है। गुप्त काल में शक्ति पूजा का भी प्रचलन रहा था, जिसका प्रमाण हमें कुमार गुप्त के गंगाधर अभिलेख से मिलता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व तथा उत्तर मीमांसा जैसी विश्व प्रसिद्ध कृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में सामाजिक जीवन की एक परंपरागत और शोषण रहित व्यवस्था प्रचलन में रही थी। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। समाज 4 वर्णों में यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मुख्य रूप से बटा हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि गुप्त काल में न सिर्फ धार्मिक हम परिवर्तन देखते हैं या विकास देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी हमें गुप्त काल के समय परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त काल के समय में काफ़ी हमें अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। इससे भी जितने धार्मिक उन्नति के कार्य शासकों के अधीन हुए थे, उसकी हमें जो साक्ष्य है या जानकारी वहां से उपलब्ध होती हैं। गुप्त काल में सामाजिक संरचना में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कायस्थ के अतिरिक्त अछूत तथा दास का भी उल्लेख देखने में आता है, किंतु इन सभी जाति के लोगों के साथ जटिल और कठोर भेदभाव के उदाहरण गुप्त काल में कम ही देखने में आते हैं, और यही कारण रहा है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर इन सभी वर्गों के लोगों को जो है नियुक्त किया गया था। गुप्त काल में विज्ञान, कला, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में हमें उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है, और यही कारण रहा था कि इसे जो है हम कह सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर हम मूर्तियों की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि झांसी के पास देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा स्थित मंदिर में जो मूर्तियां पाई गई हैं वह उत्कृष्ट कला का नमूना उपस्थित करती हैं। स्कंदगुप्त के संदर्भ में हमें भीतरी के स्तंभ के महत्वपूर्ण योगदान तथा ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। ग्वालियर स्थित गुफाओं में हमें गुप्त काल के चित्रकला का उत्कृष्ट प्रदर्शन इन चित्रों में यहाँ पे हमें दिखाई देता है। श्रीलंका की सिगिरिया की पेंटिंग, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है, वह गुप्तकालीन अजंता शैली से भी प्रभावित रही है। गुप्तकालीन शासकों के द्वारा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के निर्गत किए गए थे या चलवाए गए थे, जिससे कि अर्थव्यवस्था को या आर्थिक व्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान किया जा सका था। चंद्रगुप्त के इस संदर्भ में 8 प्रकार के सोने के सिक्के का निर्माण कराकर गुप्त काल को स्वर्ण युग के द्वार पर ला खड़ा किया था। यदि हम भाषा की बात करें तो गुप्त काल में मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग एवं प्रचलन देखने में आता है तथा श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य की उपलब्धि गुप्त युग की ही देन रही है। समुद्रगुप्त ने हरिसेन सहित कई महान कवि और विद्वानों को संरक्षण दिया था, जिससे साहित्य एवं संस्कृति में भारत को एक स्पष्ट परिचय प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 रत्नों से सुसज्जित था तथा जिसमें कालिदास जैसे 9 रत्न रहे थे। पंचतंत्र की कहानियां हो या पुराण हो, इन सभी की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। गुप्त काल में ज्योतिष, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में भी हमें उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है, और इसका परिचायक है कि वराहमिहिर के द्वारा 5 खगोलीय प्रणाली पंच सिद्धांतिका की रचना की गई थी तथा इसमें इसके विषय में चर्चा भी की गई थी। गुप्त काल में बरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता, इन दोनों का अच्छा संश्लेषण, समावेश और जीवंतता दिखाई देती है। गुप्त काल में स्थापत्य कला के लिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, गया और सांची में निर्मित उत्कृष्ट स्तूप से भारत के स्थापत्य कला को एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व और स्थान प्राप्त हुआ था। आधुनिक युग में चित्रकारी तथा फ्रेस्को चित्रकला की चर्चा की जाती है। उसकी नींव में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में पाए गए चित्र भी विद्यमान रहे हैं। इतिहासकारों का मत है कि गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में एक नए युग की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था, क्योंकि गुप्त काल में ही कालिदास ने मेघदूत, ऋतुसंहार तथा अभिज्ञान शकुंतलम जैसे विश्व प्रसिद्ध चर्चित रचनाओं का सृजन किया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमें काफ़ी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर्यभट्ट के द्वारा पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की गई थी तथा सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत में विश्व को परिचित कराया गया था तथा वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर जैसी अद्भुत कल्पना को
वास्तविकता में विश्व के समक्ष उपस्थित किया था। गुप्त काल में कई उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इनमें प्रमुख है महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य, भाष्य, ब्रह्म जातक, लघु जातक, सूर्य सिद्धांत, पट पंचाशिका, अष्टांग हृदय संहिता, अष्टांग संग्रह, अश्वशास्त्र इत्यादि। इतिहासकारों का मत है कि महान चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता नागार्जुन तथा वैद्य धन्वंतरी ने भी गुप्त काल में अपने ज्ञान से गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम काल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी रहे थे उन्हें उच्च दर्जे की शिक्षा प्राप्त होती थी, जो उच्च स्तर के या हम कह सकते हैं उस समय के विश्व प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण है वल्लभी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, काशी, मथुरा, नासिक और सांची में स्थापित जितने भी विश्वविद्यालय रहे थे या शिक्षा के केंद्र रहे थे। शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के शिक्षा और उनके रहने और भोजन की भी व्यवस्था की जाती थी तथा साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि इन शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए भी तथा इन शैक्षणिक संस्थाओं को गुप्त शासकों द्वारा दान दिया जाता था, जो भूमि और धन के रूप में होता था। गुप्त काल में शिक्षा के क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह रही थी कि अच्छे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश सिर्फ उनकी योग्यता के आधार पर ही प्राप्त होती थी। शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के शिक्षा और उनके रहने तथा उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाती थी। इस संदर्भ में हम विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा यहाँ पे अवश्य करेंगे, जहाँ व्याकरण, न्याय, आयुर्वेद, पुराण, मीमांसा, वेदांग और वेद की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी, जिस कारण नालंदा विश्वविद्यालय में सुदूर प्रांतों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी आते थे और शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त काल में हुई इस उल्लेखनीय प्रगति के कारण ही इसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में शासकों द्वारा यह प्रयास किया गया था कि राज्य के सभी प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ दिया जाए, जिससे कि व्यापार एवं व्यवसाय न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी संभव हो सके। और यही कारण रहा था कि उज्जैनी, विदिशा, भड़ौच, पाटलिपुत्र, गया, वैशाली, बनारस, मथुरा, प्रयाग, पेशावर जैसे शहर व्यापार एवं व्यवसाय के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित हो गए थे। गुप्त काल में जल मार्ग से भी व्यापार वाणिज्य में पर्याप्त उन्नति हुई थी और इसके लिए चौल, भड़ौच, कैम्बे और कल्याण जैसे बंदरगाह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुप्त काल में भारत का व्यापार एवं व्यवसाय सीरिया, अरब, ईरान, यूनान तथा मिस्र के साथ स्थापित हो गया था। भारत के द्वारा विदेशों को नारियल और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं, कपड़ा, मोती, गरम मसाला, नील, औषधियां भेजी जाती थी। तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि गुप्त काल के समय में जितने भी यहाँ पे ये सामान या वस्तु हम कह सकते हैं, ये मुख्यतः विदेशों में भेजी जाती थी, जिसका बहुत अधिक वहाँ पे डिमांड भी रहा था। गुप्त काल में क्योंकि जल मार्ग से भी काफ़ी व्यापार होता था और जैसा कि मैंने अभी कहा कि गुप्त काल के समय में व्यापार सीरिया, अरब, ईरान, यूनान और मिस्र के साथ में स्थापित हो गया था, जिस वजह से व्यापार को भी काफ़ी अधिक बढ़ावा मिला था और यही कारण रहा था कि इसने शहरों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि जल मार्गों का स्थापना हुआ था, इस वजह से तटीय क्षेत्र पे भी कई ऐसे शहर रहे थे, जिसका हम देख सकते हैं कि इनका भी विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि हम और अधिक इस पे चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में घोड़े, जस्ता, कपूर, तांबा, सोना, चांदी विदेशों से आया करता था। गुप्त काल में शासकों द्वारा कृषि के क्षेत्र में दिए जा रहे अत्यधिक प्रोत्साहन और संरक्षण भी व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे।
तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि गुप्त काल के अधीन न सिर्फ व्यापार पर, बल्कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय में जो कृषि थी उस पे भी बहुत अधिक ध्यान गुप्त शासकों के द्वारा दिया गया था और कृषकों की स्थिति पे भी बहुत अधिक बल दिया जाता था। कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य में अत्यधिक उन्नति के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि हम गुप्त काल में स्त्रियों की दशा के विषय में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि स्त्रियों को गुप्त काल में सामाजिक स्तर पर उचित मान एवं सम्मान प्राप्त रहा था। गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था या रहा था और वह वेद मंत्रों का उच्चारण भी कर सकती थी। इस संदर्भ में हम अमरकोश का उदाहरण रख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक और वेद पाठियों की भूमिका स्त्रियों द्वारा निभाई जाती थी। तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों का जो स्थान था समाज में वह अच्छा रहा था, क्योंकि उनका योगदान हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में पति की संपत्ति पर पत्नी के अधिकार को मान्यता दी गई है। गुप्त काल में स्त्रियों को दिए जा रहे महत्व और सम्मान के कारण भी गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहने में कोई भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल की शासन व्यवस्था में साम्राज्य की विशालता, साम्राज्य में व्याप्त शांति और नागरिकों की सुरक्षा और खुशहाली विद्यमान रही थी। तो इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि न सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में ही हमें उन्नति दिखाई देती है, बल्कि यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि जो उस समय की स्थापत्य कला और संस्कृति रही थी, उन क्षेत्रों में भी गुप्त शासकों द्वारा उल्लेखनीय योगदान दिया गया था। यदि हम बात करते हैं समाज के विषय में या सामाजिक दशा के विषय में, तो स्त्रियों का जो स्थान होता है समाज में या जो उनकी स्थिति होती है, वो एक प्रकार से एक ऐने की तरह कार्य करता है कि किस प्रकार की उस काल में सामाजिक दशा रही थी। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया है यहाँ पे कि स्त्रियों की दशा भी हम कह सकते हैं कि अच्छी रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा था, साथ ही साथ उन्हें अधिकार भी प्राप्त हुए थे। और इसी के साथ हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्त काल के अधीन शिक्षा के क्षेत्र में विकास तथा अन्य जो आम जनता थी उनके भी अधिकारों के प्रति जितने भी गुप्त कालीन शासक रहे थे वो जागरूक रहे थे और किसी भी प्रकार से यह प्रयास किया जाता था कि किसी भी अधिकार का हनन जो है वह नहीं हो सके। यहाँ पे एक और उल्लेख करना चाहूंगी मैं आप लोगों से कि गुप्त काल के अधीन जितने भी वहाँ पे पुलिस व्यवस्था जो रही थी उस पर भी बल दिया गया था और फायहान जो है स्पेशली उनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विषय में और साथ ही साथ धार्मिक व्यवस्था के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है कि किस तरह से गुप्तकालीन शासकों के अधीन जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति रही थी वह अच्छी रही थी। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियो गुप्त काल के विषय में तथा इसे क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।